जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक से कहकशा की आवाज में इतनी ज्यादा खिलखिलाहट कैसे आ गई, मतलब एकदम से एक्टिव हो गई हूँ मैं। जी हाँ, इसकी कुछ वजूहात हैं। जब कुछ आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है या आपकी कोई फेवरेट चीज आपके पास आ जाती है और आपको ये पता होता है कि ये वाला मोमेंट अब आने वाला है, तो आप थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक तो सबसे जबरदस्त बात यह है कि जब आपको नजला हो रहा हो तो आप चाय जब पीते हैं तो आपको वैसे ही आपकी तबीयत जो है वो हशाश बशाश हो जाती है। तो चाय की वजह से मेरा मूड अच्छा हुआ। और दूसरी जो बात है मूड अच्छा होने की, वो ये है जनाब कि चाय का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है आप लोगों को पता है? चाय का बेहतरीन कॉम्बो है जनाब जीरा प्लस। जी हाँ, जीरा प्लस और चाय जब साथ हो तो मजा दोबाला हो जाता है, चाय का भी और जीरा प्लस का भी, क्योंकि जीरा प्लस है हर चाय का प्लस। जीरा प्लस आपकी फैमिली में जब आप बैठे हो, बातें कर रहे हो, हंसी मजाक हो रहा हो, तो जब गुफ्तगू चल रही होती है ना, तो जीरा प्लस और गुफ्तगू का जो कॉम्बो है वो बेहतरीन कॉम्बो है। क्योंकि अगर जीरा प्लस साथ हो तो गुफ्तगू कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि जीरा प्लस है हर गुफ्तगू का प्लस। तो जनाब मैंने तो जो है खुशी के मोमेंट्स एंजॉय कर लिए और आप लोगों को बता दी खुसूसियात कि मेरा मूड अच्छा होने की क्या वजूहात थी। अगर आपको भी अपना मूड अच्छा करना है या आप भी डाउन फील कर रहे हैं तो जल्दी से बनाइए चाय, मंगाइए जीरा प्लस और खाइए और लुत्फअंदोज हो जाइए। यहाँ पर टाइम हो गया है नाजरीन ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अब हम बात करेंगे स्किन के हवाले से, स्किन के लिए क्या क्या चीजें बेहतरीन होती हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स अच्छे होते हैं और आजकल जो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है वो क्या चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एस्टर सुहेल, आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं एस्टर? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप इंतहाई तौर पे प्यारी लग रही हैं। वजूहात, कोई प्रोसीजर किया है या फिर ये ड्रेस का कमाल है? ये ड्रेस का भी कमाल हो सकता है, प्रोसीजर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, आना जाना ये सारी चीज़ें अच्छा। बहुत सारी हो रही हैं, तो प्रोसीजर करना है और नेक्स्ट अभी मेरा ख्याल है आज या कल मैं करूँगी। ओके, मतलब कौन सा प्रोसीजर अब आप करने जा रही हैं? हमें भी तो पता चले ना, एस्टर की स्किन इतनी प्यारी है तो कौन कौन से प्रोसीजर्स एस्टर अपनी स्किन पे अप्लाई करती है? प्रोसीजर मैं अभी करने जाऊंगी अपना, मेरे ख्याल अगर आज किया भी तो वही मेरा फेवरेट पीआरपी है। हाँ। तो क्योंकि वेदर ऐसा चल रहा है, डेली बेसिस पे जैसे मेकअप और चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स हुए हैं अभी हमारे अवार्ड्स वगैरह के, तो उसमें भी ऐसा चला है मेकअप वगैरह, तो मैंने कहा एक हाइड्रा लेके एक पीआरपी ले लूँ तो बेस्ट है, स्किन भी क्लीन हो जाएगी मेकअप से और स्किन अच्छी भी हो जाएगी। अच्छा, हाइड्रा के कितनी देर बाद आप पीआरपी अप्लाई करेंगी? 1 आवर के बाद। ठीक है, मतलब इतना टाइम लेना होता है, हर स्किन पे इतना ही टाइम दरकार होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है। हाइड्रा लेने के थोड़ी देर बाद भी आप ले सकती हो क्योंकि नमिंग तो लगनी है ना। हाँ। तो 1 आवर तो वैसे निकल जाता है, 20-25 मिनट की नमिंग है, तो उसमें आप उसके बाद कर सकते हो आराम से। ठीक है। और एस्टर ने लास्ट टाइम बताया था कि ये तो नमिंग नहीं इस्तेमाल मतलब यूज करती, ये अपनी स्किन पे विदाउट नम किए हुए प्रोसीजर करा लेती हैं। तो ये वाला हौसला मुझे भी चाहिए और ये वाली हिम्मत मुझे भी चाहिए कि बंदा जो है वो बोले कि भाई आ जाओ कर लो जो करना है स्किन पे, भाई हम तैयार हैं। तो ऐसा नहीं, आ जाता है हौसला, क्योंकि ब्यूटी के आगे कुछ भी नहीं है हौसला करना पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है हमारे जो कि यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है टाइम क्या वेस्ट करना है, बस जल्दी जल्दी आप कर दें। मीन्स 25 मिनट की नमिंग है, 10 मिनट 15 मिनट में हम कर देते हैं। वैसे तो स्किन वैसे ही 5-10 मिनट में 16 मिनट में स्टार्ट हो जाती है नम होना। तो पीआरपी ऐसा है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम करा रहा है तो उसको थोड़ा सा पेन होता है, उसकी टिंगलिंग होती है, थोड़ा सा रिच प्लाज्मा होता है। तो आपको पता है जब रिच प्लाज्मा या कोई भी रिच चीज़ हमारी स्किन में इंजेक्ट हो रही हो तो ऑब्वियसली वो पेन करेगी। हम बाजू पे भी कोई इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो भी पेन कर रहा होता है। बिल्कुल। कभी आप विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाएं, कितना थिक होता है तो वो भी पेन कर रहा होता है। तो प्लाज्मा वैसे रिच होता है तो वो पेन करता ही करता है। ठीक है। एस्टर, स्किन को रीजनरेट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर करवाना चाहिए और कौन सा जो है वो आजकल बेस्ट प्रोसीजर है? स्किन को रीजनरेट करने के लिए सबसे बेस्ट यही है पीआरपी, पीआरएफ विद माइक्रोनेडलिंग। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके स्किन का टेक्सचर क्या है।
अगर तो डीप स्कार्स हैं तो माइक्रो नीडलिंग के साथ ही करें, डीप माइक्रो नीडलिंग के साथ। जितनी स्किन आपकी पंक्चर होगी कोलेजन उतना ही एक्टिव होगा, कोलेजन एक्टिव होगा तो आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका टाइटनिंग आएगी, लिफ्टिंग आएगी और आपकी स्किन रीजनरेट होगी, दोबारा न्यू स्किन बनती है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को बचपन में जो है वो चिकन पॉक्स या मीजल्स होने की वजह से ना स्कार्स हो जाते हैं फेस पे, और फिर उसके बाद वो गहरे गहरे तक हो जाते हैं और फिर वो कोई प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा होता, तो क्या एस्थेटिक्स में ये उनकी स्किन जो है दोबारा से प्रॉपर हील हो सकती है? बिल्कुल, हमने बहुत सारी हील की है स्किन। इनके लिए वही यही है, माइक्रो नीडलिंग है, डीप माइक्रो नीडलिंग है, पील्स हैं। तो बॉक्स स्कार्स इनके जो हैं वो बॉक्स स्कार्स बन जाते हैं। तो जब बॉक्स स्कार बन जाता है तो उसको हील करने में, उसको फिल करने में टाइम लगता है, लेकिन ये हील हो जाते हैं। ठीक है। और ये मतलब एक सेशन में हो जाता है मुकम्मल सही, या फिर टाइम लगता है? नहीं, टाइम लगता है, क्योंकि ट्रीटमेंट्स है ना ये, तो ट्रीटमेंट पे टाइम लगता है। तो 2 से 3 सेशन, बल्कि अगर ज़्यादा डीप हैं, और ये तो बहुत ही डीप होते हैं, क्योंकि ये होते ही बचपन में, तो ये स्कार भी पुराना होता है। जितना स्कार पुराना होता है उतना टाइम लगता है, 6 सेशन 8 सेशन तो लगते हैं, लेकिन चले जाते हैं। बिल्कुल चले। वाह। और कुछ लोग जो है वो अपने दाने खुद से जो है अपने हाथ लगा लगा के जो है वो खराब कर देते हैं, पिंच कर देते हैं, फोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है स्किन, वो वाले स्कार भी इससे सही हो जाएंगे? बस इसी से माइक्रो नीडलिंग से, या लाइक हम लोग फिलर कर देते हैं, लेकिन फिलर टाइम टेकन है, वो टाइम के बाद खत्म हो जाता है, 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ। ये बेहतर ये है कि स्लो प्रोसीजर की तरफ चले जाएं, लेकिन अच्छे प्रोसीजर ये हैं कि इसके साथ दोबारा स्कार वापस नहीं आते हैं। ठीक है। कुछ लोगों की पफी आईज होती हैं और जिसकी वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रहे होते, उनको लगता है यार पफी आईज हो रही है या होती है, मतलब उनकी पैदाइशी, तो किस तरह से इसको सही कर सकते हैं आप? कोई प्रोसीजर बताइए हमें जिससे उनको बेहतरी लगे। यार एक तो बहुत आसान तरीका है, जैसे कि कोई घर पे, और अगर कोई इंजेक्टेबल प्रोसीजर नहीं करवाना चाह रहे, वो है आइसिंग। उसके बाद अगर आप हमारे पास आते हैं तो उसमें थ्रेड्स हैं, शुगर थ्रेड्स हैं कुछ, क्योंकि वो लिफ्ट करते हैं स्किन को, तो लिफ्टिंग में जो है आपकी स्किन लिफ्ट हो जाती है और पफिनेस ख़त्म होती है। दूसरा ये कि उसके बावजूद भी आप घर में थ्रेड्स करवाने के बाद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आइसिंग करें, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से पफी आइज हो जाती है। तो आप बेहतर है कि आप थ्रेड्स पे चले जाएं। शुगर थ्रेड्स से बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो ये एक इसका बेस्ट हल है पफीनेस का। वाओ। और इसके अलावा जो है अगर किसी को घरेलू टोटका करना है तो वो आइसिंग करे, आइसिंग बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, स्किन के लिए जो है बहुत से लोग यही बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है कि अगर आपकी फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, स्किन स्वेल हो जाती है, तो आप बिल्कुल मॉर्निंग जब उठे आप अर्ली मॉर्निंग, तो आप ठंडे पानी से, या तो बिल्कुल जो चिल्ड वाटर होता है उससे आप मुंह धो लीजिए, या फिर आप आइसिंग कर लीजिए, उससे आपकी स्वेलिंग जो है वो खत्म हो जाती है। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं है तो सही आप करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हमारी नींद भी पूरी नहीं है, फेस स्वेल हो रहा होता है, तो आइसिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, तो उसी वजह से स्वेलिंग ज़्यादा आ रही होती है। तो आप अच्छी बात यह है कि आप ठंडे पानी से मुंह धो लें, थोड़ी आइसिंग कर लें, तो स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और कुछ लोग जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए। गर्म पानी क्या हमारी स्किन और बालों के लिए हार्मफुल है, या उससे कोई नुकसान नहीं होता? गर्म पानी, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी इतना हार्मफुल नहीं है, बहुत नीम गर्म पानी से आप धोएं। फेस को वैसे ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, लेकिन बालों के लिए नीम गर्म पानी ही यूज़ करना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपका बाल जो है वो, उसका जो थिकनेस है ना उसमें उसका इजाफा होगा। ओके, ये आपने मुझे ये बड़ी अच्छी बात बताई है, वरना मैं अगर किसी और से भी डिस्कस करती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि नहीं, गर्म पानी या नीम गर्म पानी इस्तेमाल ना करें बालों पे, वो जो है बाल अजीब से हो जाते हैं। लेकिन आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बालों के लिए तो बाल, अगर आप और जगहों से सर्च भी कर ले, तो बाल तो वैसे नीम गर्म पानी से धोने चाहिए, गर्मी हो या सर्दी हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम बात लेते हैं, तो जब हम सोना बात ले रहे होते हैं तो वो क्यों हम बालों पे टॉवल गर्म करके रख रहे होते हैं, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जब हम बालों में पीआरपी कर रहे हैं या माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, कोई मसाज कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि बालों का जो हमारा स्कैल्प है इसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारा बाल वैसे ही थिक और अच्छा होता है, उसका टेक्स्चर में चेंज आता है, हमारे जो बालों की शाइन है, नेचुरल जो शाइन है वो आती है। वैसे तो हम चीज़ें बहुत इधर उधर के लगा के शाइनिंग दे
देते हैं बालों में, लेकिन नेचुरल शाइन आती है उससे। वाओ, दैट्स वेरी गुड। मतलब जो नीम गर्म पानी से अपने हेयर वॉश करते हैं वो अच्छा करते हैं। मतलब मैं अगर ये काम करती थी तो मुझे कुछ टाइम पहले मैंने एक अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हार्मफुल होता है, ठंडे पानी से यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा ना करें। हाँ। फिर तो जाहिर सी बात है स्किन, बाल कुछ भी होगा, अगर कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी से धोते हैं सर, वो हार्मफुल है। लेकिन नीम गर्म से ही करना चाहिए बालों को। ठीक है, ये बहुत अच्छी टिप और रेमेडी जो है वो एस्टर ने हमारे साथ शेयर की कि आप नीम गर्म पानी से अगर अपने बाल हेयर वॉश करेंगे तो आपके बालों की सर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें इजाफा होगा और आपके बाल खुद ब खुद खूबसूरत से खूबसूरत होते चले जाएंगे। अच्छा, बाल ना बढ़ने की बहुत सी वजूहात होती हैं और लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते। जो मल्टीविटामिन हम लोग खा रहे होते हैं, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग खाते ही नहीं है, तो इसकी भी क्या हिफाजत होती है? मल्टीविटामिन अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए बालों के हिसाब से और स्किन के हिसाब से? नहीं, करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि अभी हमारे पास वो फूड नहीं है, उस तरह के फ्रूट्स नहीं है, केमिकल लगे, इंजेक्शन लगे, सारी चीज़ें हम कुछ भी खा रहे होते हैं, हमें उस तरह की एनर्जी अब नहीं आ रही होती जो पहले के फ्रूट में, पहले के वेजिटेबल्स में है। तो बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन अपनी लाइफ में रखें। ना हम उस तरह का बैठ के सुकून से खाना खा रहे थे, जो कि खाना खाना चाहिए 1 से 2 घंटे हमें खाने को टाइम देना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से जो है ना बिल्कुल एग्जिट कर गई हैं। बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास खाना खाने का, हमारे पास सुकून से बैठ के खाने का टाइम नहीं है, हमारे पास हेल्दी फूड नहीं है कि हम वो खाएं। बेहतर है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है हमें साथ में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं हम इंटरनल हम हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो स्किन है, हेयर है, हमारे हेल्दी होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एस्थेटिक्स में मुझे एस्ट्रो ये बताएगा कि आजकल मैंने देखा है थ्रेड्स का एक जबरदस्त था, वो मैंने कुछ वीडियोस देखी सोशल मीडिया पे कि वो यहाँ पे धागे और थ्रेड्स लगाकर जो है वो स्किन को जो है लिफ्ट करते हैं। तो वो मतलब कौन सी एज में? कुछ लोग 60 प्लस करवा रहे होते हैं, कुछ लोग 50 प्लस करा रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम 40 प्लस हो जाए जब भी हम करवा सकते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक एज इसके लिए डिसाइडेड है या जिसको लगता है कि नीड है, स्किन सैगी है, वो करा सकते हैं? यही है कि नीड है तो आप करा सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसे स्किन ख़राब हो रही है, स्किन सैग हो रही है, बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं, तो आफ्टर 30 भी लोग करा रहे हैं। अब मैंने करवाए थे, मैंने अपने कंट्रोल लाइन में करवाए थे, मीन्स 1 ईयर पहले। तो वो एक शौक था कि मेरा फेस चबी था, राउंड था और मुझे लगा कि मुझे कंटोरिंग चाहिए। अब हर वक्त तो आप मेकअप करके नहीं घूम सकते हो। बिल्कुल। वो मैंने उस वक्त थ्रेड्स करवा के तो अपने, वो मीन्स एक शौक था ना, ज़रूरत नहीं थी, शौक था। तो उसमें फिर मैंने कंट्रोल लाइन में अपनी करवाए। जॉब में करवाना चाहे लेकिन जॉब में करवाया नहीं, मैंने कहा नहीं यहाँ ये ठीक है, लिफ्टेड है, जस्ट मैंने कंट्रोल लाइन में करवाए। तो अगर किसी की वैसे सैग हो रही है स्किन, तो वैसे तो ये प्रोसीजर आफ्टर 30-35 ही होना चाहिए, 40 प्लस भी होना चाहिए अगर किसी को शौक है। और अगर किसी की स्किन वैसे उस एज से पहले सैग हो रही है तो वो करवा सकते हैं, क्योंकि कोई उसका नुकसान नहीं है। वो थ्रेड्स जो है कोलेजन के बने हुए होते हैं। तो एक जो आपका अपना प्लाज्मा का कोलेजन है, हम वो आपको इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ये आर्टिफिशियल कोलेजन है, ये टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। इसका अगर अच्छी तरह से किए हुए हों और अच्छे थ्रेड्स हों तो इसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं। तो आपने जो 1 साल पहले कराए थे, अभी तक आपके फेस पे वो है करामत बरकरार है? रिजल्ट है। उसके बाद मैंने हाइफो भी किया था। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तक बरकरार है। तो ये मैं नेक्स्ट में ना अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, आफ्टर वाली तो आपके पास अभी भी है, लेकिन जब मैंने हाइफो करवाया था उसके बाद की भी पिक्चर दिखाऊंगी। तो बिफोर वाली ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे या बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमने यहाँ से हाइफो कराया या ये करवाया, मेरा रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं तो अपनी पिक्चर्स में कहती हूँ चलो पेशेंट्स तो हैं ही, उनके रिजल्ट्स तो हैं ही, लेकिन जो मैं अपना दिखा सकती हूँ वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर आप लोग ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं कि अगर ये प्रोसीजर ना तो इतना इसका कोई नुकसान नहीं है, और ये अगर ऐसा है ये खुद करती हैं तो इट्स मीन ये ज़्यादा बेटर है। और हाइफो का जो आपने जिक्र किया, मैंने बहुत से लोगों से सुना उसका हर जगह से इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीकेकार होता है कि किस तरह से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसीजर किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन आपने पक्का ये लास्ट अब नेक्स्ट अपनी पिक्चर्स अभी भी दे सकती है, लेकिन अभी तो शो चल रहा है। वो भी शो चल रहा है ना, अभी तो आपने क्योंकि वो 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, मींस 2 साल पीछे, ठीक है, पिक्चर्स में। तो वो टाइम इससे ही
कवर हो जाएगा हमारा। बिल्कुल, हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे एस्ट्रा के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तो आपको दिखाएंगे बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स इनकी कि इन्होंने जो हाइफो किया और ये तो थ्रेड्स वाला प्रोसीजर किया, उसके बाद इनके फेस पर कितना ज्यादा चेंज आया। अच्छा, ये लॉन्ग लास्टिंग कितना होता है, मतलब ये जो आपने थ्रेड्स का प्रोसीजर बताया? 2 years। अच्छा, वाओ, ये इतना लॉन्ग लास्टिंग। इसके 3 सेशन होते हैं। अगर मैंने अभी एक सेशन किया, आफ्टर 3 months इसका सेशन रिपीट होगा, फिर एक सेशन होगा 3 months। जब 3 सेशन डन हो जाएंगे उसके बाद 2 साल तक, वाओ, 2 years तक। बहुत बड़ी बात है, कोई भी प्रोसीजर आपका 2 साल तक चल जाए तो बहुत अच्छा है कि आप सुकून से आ जा रहे हैं, आपको कोई इतना वो नहीं करना पड़ रहा, या आपकी स्किन लिफ्ट है, टाइट है, और कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ रही है कि हर रोज़ आप कोई ना कोई थ्रेड्स और चीज़ें करवा रहे हो। एक आप प्रोसीजर करवा लें, उसके सेशन पूरे ले। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग एक सेशन करवा के, क्योंकि एक सेशन में भी 30-40% रिजल्ट आ जाता है, तो लोग एक सेशन ही करवा के चले जाते हैं। फिर मैं उनको कहती हूँ, अगर आपने करवाया है, अपने पैसे ज़ाया ना करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप 3 सेशन पूरे लें ताकि आपके 2-2.5 साल आराम से निकले। और जो आप चाह रहे हैं, जो आप मुझसे चाह रहे थे कि रिजल्ट ये हमें आना चाहिए, तो फिर आप 3 सेशन पूरे लें। ठीक है, क्योंकि मैं तो आते बता देती हूँ कि भाई एक सेशन में ये रिजल्ट आएगा, आप फिर कंप्लेन नहीं करना कि भाई हम तो ये सोच के आए थे कि बस एकदम ही फेस लिफ्ट हो जाएगा, एकदम फेस कंटूर हो जाएगा। तो जो अभी आएगा वो आपको 30-40% रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये प्रोसीजर होता किस तरह से है थ्रेड्स वाला? थ्रेड्स या हाइफो? थ्रेड्स तो ज़ाहिर सी बात है इंजेक्टेबल प्रोसीजर है, तो उसको पहले हम नम करते हैं, ज़ाइलोकिन से एनेस्थीसिया देते हैं, देन हम थ्रेड्स इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करते हैं कौन से थ्रेड कर रहे हैं, मोनो कर रहे हैं, कॉक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी जो है वो डिफरेंस है, चीज़ टाइप्स है ना इसके अंदर। ओके, कुछ छोटे थ्रेड्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जो कि जॉ में जा रहे हैं, इसको लिफ्ट करना है, आपको चिन को लिफ्ट करना है। ठीक है, तो टाइप्स हैं थ्रेड्स की। तो हाइफू जो है वो हाइफू तो मशीनरी है, तो उसके शॉर्ट्स दिए जाते हैं आपको स्किन के अंदर, तो वो भी स्किन का कोलेजन एक्टिव करके जो शॉर्ट्स हैं वो आपकी स्किन को टाइट करते हैं। ठीक है। अच्छा एस्टर, आजकल एजिंग का बहुत मसला मैं देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनकी स्किन में ना वो खूबसूरती नहीं है, वो जो है वो ग्लो नहीं है जो कि पहले हम देखा करते थे। तो क्या समझती हैं ये जो एजिंग हो रही है इसकी वजह क्या है? या यही है कि ये जो हमारी चीज़ें आई हुई हैं इस वक्त, ना तो हमें वो डाइट मिल रही है, ना हमें वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं यूज़ करने के लिए जो पहले होते थे। पहले तो खैर इतने कोई थे भी नहीं, ना हम यूज़ ही करते थे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते थे। तो अब बच्चे भी ध्यान नहीं रखते, छोटी छोटी एज में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं हमारे बच्चे वो अब से ही स्टार्ट कर चुके हैं। उनकी स्किन का ग्लो ख़त्म हो गया, उनके कलर वो नहीं रहे, अगर कलर हैं तो वाइटनिंग है तो ग्लो नहीं है, स्किन अच्छी नहीं है, टेक्सचर अच्छा नहीं है, स्कार्स हैं, एक्नी है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी ये है कि आप देख के चीज़ यूज़ करें, कोई भी ऐसी चीज़ ना यूज़ करें कि जो कि आपकी स्किन और हेयर या आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। बिल्कुल। देखिए मैं अभी ये परसों परसों था एक शो, तो मेरे पास भी ऐसे ही एक कोई चीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने फटाफट तैयार होने के लिए उठा के लगा ली। बाद में मुझे याद आया कि ये तो कोई 6 मंथ पुराना मेरा ब्लश था, लगा लिया और मेरी अच्छा स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, एक्नी फौरन। ओके। और एक्नी का जब जिक्र किया है एस्टर ने, तो ब्रेक से वापस आके इनसे जानेंगे कि अगर एक्नी हो जाए तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। एक्नी पर बात छोड़कर गए थे अधूरी। अब जानते हैं एस्टर से कि अगर एक्नी हो रही हो, जो कि हमारे यहाँ पर हर किसी के साथ ये मसला होता है क्योंकि हम लोग ऑयली फूड बहुत खाते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, और फिर कुछ हमारी सहेलियाँ, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो एक्नी के इस मुसीबत में मुब्तला हो जाती हैं, तो उससे छुटकारा किस तरह से हासिल किया जा सकता है? जी एस्टर। एक्नी का यही है कि बच्चे या तो अगर हो रही है तो उसको छेड़े नहीं, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, आइसिंग करे, और अगर प्रोसीजर की तरफ आना है तो प्रोसीजर्स में हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। लास्ट टाइम भी शायद मैंने इसी पे हम लोगों ने एक्नी पे बात की थी, क्योंकि एक्नी बच्चों को हो ही बहुत रही है आजकल। तो केमिकल पील की तरफ आए, हाइड्रा फेशियल की तरफ आए, फिर मेडिसन है, मेडिसन तो खैर देख के दे सकते हैं कि किस टाइप की एक्नी है। जाहिर सी बात है अगर टीवी पे बता देंगे तो लोग उठा के वो शुरू कर देते हैं मेडिसन। बिल्कुल, अगर बता दी गई है तो हमें भी यही एक्नी हो सकती है तो हम ये मेडिसन ले लें। हाँ। तो कुछ ऐसी मेडिसन है जो एक्नी देख के दी जाती है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक्नी की मेडिसिन लें।
ठीक है, स्लिमिंग ड्रिप्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एस्टर तो आज बहुत ज़्यादा स्लिम लग रही है और ये बात तो मेरे पेट में रह जाएगी अधूरी कि भाई क्यों मैंने नहीं पूछा। तो ये सवाल जो है दिमाग में गर्दिश ना करे बार बार, अभी ही पूछ लेते हैं, जान लेते हैं आपसे। एस्टर, क्या स्लिमिंग ड्रिप वगैरह लगवाई है? बहुत वेट जो है आपका माशाल्लाह मुझे कम लग रहा है। यस, स्लिमिंग ड्रिप तो एक तो कोर्स, जैसे कोर्स होता है ना इसका, कि आपने कितना कम करना है। तो मैंने 8 kg 9 kg जब कम कर लिया तो मैंने 10 ड्रिप्स में कम किया। उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ इसको मेंटेन तो रखना पड़ता है ना, क्योंकि हमारी डाइट उस तरह की, कभी सुबह खा लिया तो कभी रात में सोते वक्त खा के सो गए, तो उसमें वॉक नहीं है, उसमें डाइट नहीं है, उसमें हम बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। तो ये है कि ऑन एंड ऑफ पे मैं इसको मेंटेन रख रही हूँ कि चलो कम से कम स्लिमिंग ड्रिप की तरफ जाके ही अपने वेट को मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, वरना तो अभी तक पता नहीं कहाँ चला जाता। नहीं माशाल्लाह बहुत कम हो गया। और 10 ड्रिप्स में आपने जो है वो कितना केजी लूज किया? 8 kg कम किया मैंने। वाओ माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने स्लिमिंग ड्रिप्स लगवा ली, देन उसके बाद आप वॉक भी कर सकते हैं, करनी चाहिए? बिल्कुल करनी और चाहिए। डाइट का भी ख्याल करना चाहिए या फिर? बिल्कुल करना चाहिए, अपनी डाइट का भी ख्याल रखें और साथ में वॉक अगर ज्यादा नहीं तो 30-40 मिनट की लाजमी रखें। अच्छा, वॉक, क्योंकि वॉक जरूरी है। और अगर कोई नहीं कर सकते तो कम से कम डाइट रखें, डाइट लाजमी रखें। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट ना रखें, नॉर्मल सी डाइट रखें। जैसे कुछ चीज़ें कभी ले ली, कभी फाइबर ले लिया, कभी रोटी चावल छोड़ दिए, कभी रोटी ले ली, कभी चावल छोड़ दिए। चावल का ये होता है कि हमें पता है कि इसी से वेट बढ़ना है और इसको छोड़ेंगे तो वेट कम होगा, और वही चीज़ हमसे छूटती नहीं है, लेकिन उसका पोर्शन कम कर लें। अगर हम एक प्लेट खा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ये वाकई नहीं छूटती, अगर मैं अपने उस पर भी जाऊँ तो छूटती नहीं है, लेकिन मैं पोर्शन कम कर देती हूँ फिर। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं इतना कॉस्टली एक प्रोसीजर कर रही हूँ तो उसको मेंटेन भी रखना है, तो पोर्शन कम कर लें आप। जब आप पोर्शन कम करेंगे तो आपको ये भी दुख नहीं होगा को मैंने छोड़े हुए हैं, अब मैं खाऊं क्या। तो फिर ऐसा लगता है जैसे दुनिया वीरान हो गई। बिल्कुल, जब आपको अपनी फेवरेट चीजें ना मिल रही हो। एग्जैक्टली, तो पोर्शन में कम कर लें चीजें, थोड़ा थोड़ा खा लें, कभी खा लिए कभी छोड़ दिए, कभी वीक में एक बार ले ली कोई चीज़। तो आप इस तरह बैलेंस डाइट लेके चलेंगे ना, तो ना आपको कोई दुख होगा, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। आप एकदम जब डाइट करने पे भी आते हैं वो उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे भी आता है, आपके बालों पे सबसे पहले आता है, सबसे पहले आपका हेयर फॉल शुरू होता है। तो बेहतर है कि आप डाइट को साथ में बैलेंस करके चलें। ठीक है। अच्छा, ये जो कुछ लोग होते हैं जो एक ड्रिप ही लगवाते हैं और कहते हैं कि एक ड्रिप में हमें जो है वो रिजल्ट सामने आ जाए या 2 ड्रिप्स में सामने आ जाए, एक ड्रिप में कितना रिजल्ट वाजे होगा और क्या 10 ड्रिप्स ही लगवानी पड़ेंगी अगर 10 kg रिड्यूस करना है तो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। किसी का तो बहुत स्टबन फैट होता है, वो तो जल्दी जाता नहीं, जैसे बहुत पुराना फैट हो, स्टबन है, तो वो जल्दी नहीं जाता। तो एक ड्रिप में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी कि अगर मैं बोलूँगी एक ड्रिप में तो जी 2 kg चला जाएगा। हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अपना 3 ड्रिप्स के बाद मेरा रिड्यूस होना शुरू हुआ था। ओके। मैं 2 ड्रिप में भी, अब मुझे तो पता था ना, लेकिन बात वही कि हम खुद भी जब कर रहे होते तो देख रहे होते। तो 2 ड्रिप्स के बाद भी मैंने थोड़ा बहुत नोटिस करना शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं हुआ। चेक भी मैंने किया लेकिन मेरा वेट स्टिल वहीं पे था। 3 के बाद हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ फील हुआ कि थोड़ा लाइट हो रहा है, वेट लाइट हो रहा है। जब मैंने चेक किया तो तब मुझे पता चला कि 1 kg मैंने रिड्यूस किया है 3 ड्रिप्स के बाद। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 10 ड्रिप्स ही लगवाए। आप अगर लगवाओ, आप कहो कि मुझे बस 2 kg 3 kg वेट लूज करना है, आप 4-5 ड्रिप्स पे भी इनफ कर सकते हो इसको। वाओ। और अगर किसी का बहुत ज़्यादा है तो उस पर तो बहुत ज़्यादा ड्रिप्स लगते हैं। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन ये लोगों की हमारे यहाँ जो है ना वो एक होती है ना, ख्वाहिश होती है, एक मेंटालिटी होती है कि बस भाई मैं अगर आ रही हूँ तो मेरे बस एक ड्रिप जो मैं लगवा लूँ तो कम से कम एटलीस्ट 1 kg आधा kg या कुछ पॉइंट्स तो जाएं। नहीं तो फिर उनको तहम्मुल जो है वो सब्र का दामन जो है वो थामे रखना है, और फिर उसके बाद पता चलेगा कि आपको नहीं रखना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स है ना, ये कोई मैजिक तो है नहीं। बिल्कुल। तो हम तो पहले गाइड कर देते हैं कि भाई इस तरह होगा, आप अगर आए हैं तो आपको पेशेंस रखने होंगे। तो आप अपना वेट चेक करें, अपने टेस्ट करवाएं, मैं टेस्ट भी करवाती हूँ, वेट भी चेक करती हूँ, फिर सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो ऑर्डर टू ऑर्डर काम होता है, उसके बाद हम स्लिमिंग की तरफ जाते हैं। ओके, पहले प्रॉपर उनकी हिस्ट्री मालूम करते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या बीपी का पेशेंट है वो भी लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई इसके लिए हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं है ये, बल्कि उनके लिए अच्छी है, क्योंकि स्लिमिंग तो
हम तो फैट रिड्यूस कर रहे हैं ना, बीपी के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी है कि अगर उनका फैट रिड्यूस हो रहा है तो उनका बीपी भी कंट्रोल में रहता है। और शुगर के पेशेंट के लिए भी इसलिए बेहतर है क्योंकि उसमें इंसुलिन जा रहा है, एल आर्जिनिक्स जो है वो इंसुलिन उसको फ्राहम कर रहा है, तो वो उसके लिए बेस्ट है, उनका वेट नहीं बढ़ने देता और डाइट जो है वो कंट्रोल रहती है, भूख नहीं लगती। जब आपको भूख नहीं लगती तो आपकी शुगर भी कंट्रोल रहती है। बिल्कुल। और कितनी उम्र के लोग हैं जो जिस उम्र से ये ड्रिप्स लगवा सकते हैं? क्योंकि कुछ टीनेज बच्चियां हैं जो ओबेसिटी हो जाती है, जिनको ओबीज हो जाती हैं और वो ये सोच रही होती है कि अब हम जो है वो डाइट तो नहीं हो पा रही और डाइट से उनके ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आ रहा होता और किसी की शादी होने वाली है तो ये सोचते हैं कोई ऐसा सेशन या कोई ऐसे ट्रीटमेंट की जानिब जाए जिससे हमें वाज़ेह फर्क जाहिर हो। तो कौन सी एज आप समझती हैं कि इस एज से जो है वो ये आप लगवा सकते हैं स्लिमिंग ड्रिप्स? आफ्टर 20 ठीक है, क्योंकि आफ्टर 20 ही सही है। उससे पहले तो अगर बच्चे कर लें थोड़ा डाइट और वॉक, क्योंकि बेबी फैट होता है उस वक्त इनका। इस वक्त अगर हम जैसे अराउंड 40 जा रहे हैं तो हमारा स्टबन फैट होता जा रहा है, हमारा इतनी जल्दी जाता नहीं है। इनका जो है ना बिफोर 20 बेबी फैट है, अगर ये तो थोड़ी सी वॉक भी करें, थोड़ी सी डाइट भी कर लें तो इनका तो उसी में चला जाएगा। इनका स्टबन फैट नहीं है। अच्छा, बेबी फैट जल्दी रिड्यूस हो जाता है, स्टबन फैट जो है वो बहुत मुश्किल से जाता है। इसके साथ साथ बाज़ अगर किसी का जल्दी नहीं जा रहा होता तो हमें लाइपोलाइटिक भी करना पड़ता है। इंजेक्शन जो डायरेक्ट लगते हैं, जो स्टबन फैट को रिड्यूस करते हैं, वो डायरेक्ट लगते हैं। फिर उस फैट को हमें डायरेक्ट बर्न करके निकालना पड़ता है। बाकी जो ट्रिप्स जो हैं वो पूरी बॉडी में वो जा रही होती हैं और वो फैट को बर्न कर रही होती है। ओके, ये लाइपोलाइसिस जो है ये दूसरा प्रोसीजर होता है ना, ये स्टबन फैट इसके साथ हम गाइड करते हैं अगर किसी का फैट नहीं जा रहा तो। जैसे बहुत सारी बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें स्टबन फैट होता है और वो नहीं जाता, थाइज हैं, टमी है, आर्म्स हैं, तो यहाँ से नहीं जाता। इनको रिड्यूस करने के लिए सिर्फ ड्रिप्स पे नहीं रहना पड़ता, उसके लिए फिर लाइपोलाइसिस करने पड़ते हैं। ओके, तो फिर आप ये प्रॉपर गाइड करती होंगी उनको कि आप लाइपोलाइसिस के साथ स्लिमिंग ड्रिप्स लगवाइए, देन आपके ऊपर रिजल्ट आएगा। लेकिन वही बात है कि एक ड्रिप में जो है वो कोई भी चीज आपको सामने नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक है, मतलब आप लोगों ने ये सोच के जाना है कि अगर आप ये प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप 3 ड्रिप्स के बाद वाज़ेह फर्क दिखने लगता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ एहतियात होती है जो आपने करनी होती है, वॉक करनी होती है, आपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि आप यहाँ पर स्लिमिंग ड्रिप्स लगवा रहे हैं देन घर जाके जो है वो आप पाए कुन्ने बिरयानियां खा रहे हैं तो फिर तो ड्रिप्स भी काम नहीं करेंगी, नहीं करती वाकई, है ना? ऐसा ही है। क्योंकि हमारे यहाँ लोग बोलते हैं भाई हम जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जब हम अपना ये प्रोसीजर करवा रहे हैं तो फिर हम तो भाई जो दिल चाहेगा वो खाएंगे। लेकिन वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट है, एक प्रोसीजर है। आप अगर वो ले रहे हैं तो उसके साथ ये ख्याल भी रखिए कि जब इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज जो है वो आजकल के जमाने में एक्सपेंसिव है, तो जो भी थोड़े बहुत अपने ज़िज़ात पे आप पैसे लगा रहे हैं तो आप उसके बाद एहतियात जरूर करें। अच्छा, ये तो वेट के हवाले से और कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? हमने लाइपोलाइसिस की बात कर ली और हमने स्लिमिंग ड्रिप्स की बात कर ली, क्या इसके अलावा भी कोई और प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है या फिर ये दोनों ही होते हैं बस वेट लॉस के लिए? जी, फिलहाल तो यही है। बाकी मशीनरी प्रोसीजर्स हैं जैसे कैविटेशन है, आरएफ है, और ये तो तकरीबन उस तरह का नहीं है, फैट को बर्न करने के लिए ठीक है, ये साथ साथ चलते हैं। ये भी हम उसके साथ साथ गाइड करते हैं, लेकिन वो कुछ बॉडी पार्ट्स पे ही होते हैं। जैसे लाइपोलाइटिक कुछ बॉडी पार्ट्स पे होते हैं तो इसीलिए वो कुछ बॉडी पार्ट्स पे हो गए, फेस के लिए हो गया, नेक पे हो गया, टमी पे हो गया, आरएफ इसके आर्म्स पे हो गए, थाइस पे हो गए, ठीक है। तो आरएफ जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी है फैट को बर्न करने के लिए। साथ साथ में ये स्लिमिंग ड्रिप के साथ ये भी एक प्रोसीजर है जो हम गाइड करते हैं, ठीक है। जो इंजेक्टेबल नहीं करवा सकते उनको साथ में आरएफ करते हैं। कि डायरेक्ट जो इंजेक्शन है वो तो फिर काफ़ी सारे लगते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि डायरेक्ट हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो हम उनको आरएफ गाइड कर देते हैं, फिर आरएफ करते हैं। अच्छा, लेकिन एक पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग कितनी ज्यादा जरूरी है और ये एक डॉक्टर का ही फर्ज है, मैं समझती हूँ, क्योंकि आपके पास तो डेली बेसिस पे इतने सारे पेशेंट्स आते होंगे, हर किसी का अपना मेंटल लेवल है और आपको उनके मेंटल लेवल पे जाकर उनको समझाना है, तो इट्स नॉट एन इजी जॉब, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाज़ा लोग सॉरी कर रहे होते हैं, सॉरी आपको तंग करे, मैं उनसे ये कहते कोई बात नहीं, ये मेरा जॉब है, ये तो हर वक्त की कहानी है। हाँ। तो बोलना ही बोलना है और बताना ही। और जब तक मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि
अगर जब तक मैं पेशेंट को सेटिस्फाई करके काम स्टार्ट ना करूं, मुझे लगता है कि मेरा जो वर्क है वो उस तरह वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जब मेरा पेशेंट ही सेटिस्फाई नहीं होगा और घर जाके सोचता रहेगा पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, या मुझे क्या चीज़ इंजेक्ट की गई है क्या नहीं की गई, तो ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग हैं वाइटनिंग इंजेक्शन कहीं से लगवा के आ जाएंगे। अब स्लिमिंग में तो एक ही फिलहाल अभी ब्रांड आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए पता है स्लिमिंग की तो एक ही ब्रांड है। वाइटनिंग इंजेक्शन का ये है कि बताएंगे कि हमें इतने लगे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आए। अगर मैं पूछती हूँ कि आपने कौन सी ब्रांड आपको लगी, क्या कौन सा इंजेक्शन लगा, उसमें क्या क्या था, लोगों को पता ही नहीं होता। बिल्कुल आपकी बॉडी में एक चीज़ जा रही है, आप इंजेक्ट करवा रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है आपको पता होना चाहिए। आपने क्यों नहीं पूछा अपने डॉक्टर से? बिल्कुल, आप ऐसे कैसे इंजेक्टेबल करवा के आ गए? फुल बॉडी में कुछ भी जा सकता है। आप पूछें, आप देखें, आपका राइट बनता है, आप पे कर रहे हो आप उसको, तो आप पूछें कि आप मुझे लगा क्या रहे हैं, किस ब्रांड का है और ये कितना इफेक्टिव है भी है कि नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ आप चाहे खाने की मेडिसिन यूज़ करें, चाहे लगवाने की मेडिसिन यूज़ करें, इंजेक्टेबल यूज़ करें, फेस के लिए यूज़ करें, कुछ भी, तो आपका राइट है कि आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारी एक वैसे तो अच्छी है वो कंपनी, लेकिन बड़े अच्छे उनके मेडिकेटेड फेस वॉश हैं, सन ब्लॉक हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सबको कहती हूँ कि चाहे ये इकोनॉमिकल है कम, ये इनके जो प्राइसेस है वो कम है, इकोनॉमिकल है, लेकिन ये बहुत सारी अच्छी ब्रांड से बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं खुद भी उस कंपनी की चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, हमारे यहाँ पे सनब्लॉक का आपने जिक्र किया, हमारे यहाँ पर ये रुझान है ही नहीं कि हम सनब्लॉक का इस्तेमाल करें। खासतौर पर अभी तो समर्स हैं, चले धूप होती है, हम जो छुआएं होते हैं, रेज होते हैं, उनसे बचने के लिए हमें पता होता है कि हाँ गर्मी में तो हमें करना है, लेकिन अब सर्दियाँ जो है वो अनकरीब इंशाल्लाह 4 महीने के बाद हम दुआ गो है कि आ जाए, अल्लाह करे ताकि वेदर में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए, क्योंकि हम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जब सर्दियों में भी सनब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए, तो सनब्लॉक की कितनी ज्यादा अफादियत है हमारी स्किन के लिए? सनब्लॉक तो मैं तो कहती हूँ सनब्लॉक ऐसा कर लें कि जैसे हमारी स्किन का खाना है, नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो डेड हो जाएगी। सर्दियों की जो धूप है वो ज्यादा बर्न करती है स्किन हम कहते हैं सर्दी है कुछ नहीं होता, अच्छी बात है धूप लगने दें। आप धूप में 2 दिन बैठ के देखिए, इतनी बर्न आपकी स्किन गर्मी में नहीं होगी जितनी आपकी बर्न स्किन सर्दी में होगी, क्योंकि एक तो वो ड्राई हो रही होती है और दूसरा अगर आप सन रेजेस उसके ऊपर जा रही होती हैं तो फिर ज़्यादा बर्न हो जाती है। बहुत डार्क कलर्स इसमें सनलाइट में हो जाते हैं, सर्दियों की सनलाइट। तो SPF कितना होना चाहिए सनब्लॉक में? और ये SPF 2 फॉर्म के होते हैं, एक जेल फॉर्म होता है और एक फोमिंग फॉर्म होता है, तो कौन सी जो है वो मतलब कौन सी किस्म का सनब्लॉक होना चाहिए? लोगों को ये भी समझ नहीं आती है अभी फिलहाल। यार ये अकॉर्डिंग टू स्किन होता है। जेल फॉर्म जो है मोस्टली हम लोग एक्नी के लिए लिखते हैं, और क्रीम फॉर्म जो है और फॉर्मिंग फॉर्म जो है नॉर्मल स्किन के लिए होता है। ठीक है, तो आप ऐसा यूज़ करें जो स्टिकी ना हो, जितना स्टिकी होगा आपको उससे एक्नी भी होगी, और क्योंकि वो स्टिकी होने की वजह से ऑयल बेस बन जाता है तो वो एक्नी प्रोड्यूस करता है। तो स्वेटिंग भी तो होती है, बहुत से लोग ये इस वजह से नहीं इस्तेमाल करते सनब्लॉक। मैंने देखा है बड़ी बड़ी ब्रांड्स का मेरी कजन के पास होता है, लेकिन वो कहती है भाई इससे स्वेटिंग बहुत होती है, इतना पसीना आता है, हम इसको संभालें, हम स्वेटिंग संभालें तो हम ये लगाएंगे ही है। वो होते हैं स्टिकी, उसमें थोड़ा स्टिकी होता है ताकि वो आपकी स्किन पे रहे। लेकिन ब्रांड्स का भी अब कहना ये चाहूँगी कि अगर वो बाहर की ब्रांड्स है तो बाहर की ब्रांड्स अपनी स्किन के लिए बनाती है, तो जो हमें अपनी लोकल प्रोडक्ट्स बाज बहुत अच्छी वो है कि हमें अपनी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिहाज से बिल्कुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। अगर आप बाहर की भी कर रहे हैं तो उसमें आप देख लें कि उसमें यूवी कितना है, उसमें SPF कितना है। SPF तो खैर 60 से अबव ही होना चाहिए, जितनी यहाँ पे धूप है 90 60 से अबव होना चाहिए, 90 या 100 होना चाहिए। तो बेहतर ये है कि ऐसा यूज़ करें। अब जो मैं यूज़ करती हूँ वो मीन्स स्टिकी भी नहीं है, लगाओ तो अच्छा कोई भी सनब्लॉक है ना आप 20 मिनट पहले यूज़ कर लें, क्योंकि वो सेटिंग इस वजह से भी हो रही होती है क्योंकि हमें जब कहीं निकलना होता है हम दरवाजे में खड़े होकर तो चीज़ें लगा रहे होते हैं। हाँ। जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी हम जितना स्किन को रब करेंगे ना उतनी हमें स्वेटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, हम रिलैक्स होकर जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम सनब्लॉक लगा लें, बाकी तैयारी हम बाकी बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते रहें। तो उसके 20 मिनट जब स्टार्ट ख़त्म हो जाएंगे देन आपके जो सनब्लॉक का रिज़ल्ट है वो
तब स्टार्ट होगा। ठीक है। अगर हम बिल्कुल लगा के और दरवाजे के बाहर जा रहे हैं तो तब उसका बिल्कुल भी वो नहीं है। जब तक तो हम गाड़ी में भी बैठ जाते हैं, जब तक हम अपने ऑटो रिक्शा में भी बैठ जाते हैं, तो बेहतर ये कि 20 मिनट पहले जो है वो आप अपना सनब्लॉक यूज करें, चाहे कोई भी सनब्लॉक है, चाहे कोई भी सनब्लॉक आप यूज करें। एस्टर पैगाम क्या देना चाहेंगी नाज़रीन को? प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पसीर हो गया, पता ही नहीं चला। वाकई पता नहीं चला। बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, वाकई पता नहीं चलता। तो पैगाम तो यही है कि अपना ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। आप अपनों का भी ख्याल रखते हैं तो आप उनको हैप्पी रखते हैं तो आप हैप्पी रहते हैं, आप हैप्पी हैं तो आपकी स्किन हैप्पी है। वाह भाई वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज भाई आपकी जानिब से। बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने दिया है कि आप खुद भी खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें। जब आप अपनों को खुश रखते हैं तो सब कुछ खुश हो जाता है और जब आप खुश होते हैं तो आपकी स्किन भी खुश हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन पैगाम आपकी जानिब से। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सईद कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह।